चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, कहाँ पे थे कल? कल हम लोग सर बात किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हम लोग बात किए थे। आज बात करेंगे कि जो एक 6 प्रॉपर्टी तुम लोग को लिखा गया है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है 6 प्रॉपर्टी लिखाए थे। प्रॉपर्टी था इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। एक प्रॉपर्टी होता है कि 7वां प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये वाला जो है प्रॉपर्टी होता है कि दो चार्ज के बीच, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स जो लग रहा होगा, आवाज सभी को आ रहा है? आवाज सभी को आ रहा है? अरे स्क्रीन पे तुम लोग ने लिखा करो रे, ये है ना, स्क्रीन पे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा बे, तो मिटाना मुश्किल है। स्टार्ट करें? हाँ सर। देखो, दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है, ये हम लोग पढ़े थे कि ये चार्ज Q1 और Q2 है, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, मान लो कि ये फोर्स लग रहा है F और ये भी फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और F का वैल्यू हो जाएगा, इसके बीच डिस्टेंस R है, तो ये फोर्स जो होगा ये हम लोग पढ़े थे, दैट इज इक्वल टू K मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। ये फोर्स होता है। अब इसमें अगर हम मीडियम डाल दें तो बीच में, मान लो कि इसके बीच में अगर हम मीडियम डाल देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम डाल देंगे तो फोर्स से मीडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या एक्चुअली कि जो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है, मतलब ये जो F0 है, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है मान लो F0 है, और ये फोर्स एक्चुअली किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये जो दो फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स है, इसको किसी मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब हम मीडियम डालते हैं तो फोर्स क्या होता है, घट जाता है। तो अभी हमने बोला कि मीडियम डालने से फोर्स घट जाता है, और अभी हम बोल रहे हैं कि मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली इसमें एक पोलराइजेशन इफेक्ट होता है जो अपने को पढ़ना होता है। तो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हम एक नॉन कंडक्टर मान लो ये वुडन ब्लॉक लिए, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है हमारा। जब ये वुडन ब्लॉक को हम यहाँ पे रखेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा, ये जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा होता है। तो ये दो एटम हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। इसमें अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जितना समय, देखो क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जितना समय इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गुजारता है, उतने देर तक दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। बट मतलब ओवरऑल ये न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर है। अब मान लो कि अगर हम इस दोनों चार्ज के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक को डाल दें, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर को डाल दें, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बोर्ड पे ज्यादा अच्छा डिटेल में समझ में आता है। जब इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे डाल देंगे तो देखो क्या इफेक्ट होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो ये Q1 बड़ा है, मान लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वाला चार्ज बड़ा है, तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, ये Q2 भी खींचेगा। बट Q1 क्या है कि बड़ा है, जिसके कारण ये ऑर्बिट थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट सर्कुलर ना हो करके एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक तरफ शिफ्ट होने से क्या होगा कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर में ऑर्बिट होकर के ये ऑर्बिट ड्यू टू फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ज्यादा समय गुजारेगा एज कंपेयर टू इस रीजन में कम समय गुजारेगा और इस रीजन में ज्यादा समय गुजारेगा। मतलब ये रीजन कैसा बिहेव करने लगेगा, नेगेटिव। जिस रीजन में ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इधर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इस तरफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का ऑर्बिट ऐसे थोड़ा खींच जाएगा फोर्स के कारण, है ना। ऑर्बिट ऐसे जब टिल्ट हो जाता है, खींच जाता है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर ना होके, ठीक है, पैराबोलिक हो गया, ये इस तरह का इलिप्टिकल हो गया, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जैसे ही इस मटेरियल को, इस इंसुलेटर को हम दोनों चार्ज के बीच में डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, इसका ऑर्बिट पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रीजन कैसा बिहेव करने लगेगा,
निगेटिवली चार्ज बिहेव करने लगेगा, और ये रीजन कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, एक्चुअल में ये चार्ज कहीं से आएगा नहीं, ये सिर्फ इंडक्शन इफेक्ट है, इसको इंडक्शन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमने लगता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारता है और दूसरे तरफ कम समय गुजारता है, तो ये रीजन निगेटिव हो जाता है और ये रीजन पॉजिटिव हो जाता है। जिसके कारण होगा क्या कि इस इफेक्ट को अगर हम देखें तो इसके कारण होगा क्या कि इस चार्ज पे, अब इस चार्ज को देखो, ये निगेटिव चार्ज मान लेते, पता नहीं कितना है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस स्मॉल क्यू। जिसके कारण ये निगेटिव चार्ज इस पे एक एडिशनल फोर्स इधर लगाएगा, मान लो ये फोर्स कितना लगाता है F1, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, कितना लगाएगा, F2। जिसके कारण अब देखो, जैसे ही हम बीच में एक इंसुलेटर डाले, इन दोनों के बीच एक मीडियम डाले, तो मीडियम इंसुलेटर है बट उसका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्या हुआ, पोलराइज हो गया, ठीक है। अब ये पोलराइज होने के कारण यहाँ पे ऐसा लगा कि निगेटिव चार्ज आ गया और इस तरफ लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आया, ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, मान लो F1। क्योंकि ये माइनस चार्ज नजदीक है तो F1 क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 बड़ा होगा। जिसके कारण क्या होगा, इस चार्ज पे 3 फोर्स लगने लगा, एक तो F0 ऑलरेडी लग ही रहा था, एक F1 लगने लगा और एक F2 लगने लगा, 3 एडिशनल फोर्स लगने लगा, ठीक है। अब 3 एडिशनल फोर्स के कारण, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर नेट इफेक्ट ये होगा F1 और F2, क्योंकि F1 बड़ा है और F2 छोटा है, ठीक है, F1 बड़ा है F2 छोटा है, जिसके कारण F1 F2 का रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट कुछ इधर हो जाएगा F डैश। अब टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, F0 माइनस F डैश। तो इस चार्ज के ऊपर अगर हम देखें तो F0 माइनस F डैश क्या होगा, F0 से कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इस चार्ज पे अब लगेगा, ये हो जाएगा F0 माइनस F डैश, और F डैश क्या है, F डैश जो है वो है F1 माइनस F2, ठीक है। ये F डैश का वैल्यू होता है, F1 F2 अपने को नहीं पता, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यही होगा कितना, F0 बाई K। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, मतलब फोर्स क्या हुआ, K टाइम्स घट गया। तो हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ ये नेट रिजल्टेंट फोर्स का बात करता है, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, F0। मतलब अगर मीडियम डालते हैं तो एक पर्टिकुलर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये समझ में आया क्या? यस सर। ये समझ में आ गया क्या? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ सर एक बार फिर से चेक करते हैं। तो फिर से हम एक बार समझाते हैं। देखो क्या होता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है, जो अभी हम बताए कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो एक्चुअली किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसका मतलब देखो हम फिर से एक बार समझाते हैं कि कोई भी, जैसे अगर हम एक मान लो इंसुलेटर लेते हैं, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये हमारा कोई मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा। अब इस तरह से कितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे, और सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि कुछ समय एक रीजन में समय गुजारेगा और कुछ देर दूसरे रीजन में समय गुजारेगा, है ना। देखो एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ है, मतलब ऑन एन एवरेज इस तरफ जितना इलेक्ट्रॉन है दूसरे तरफ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट अगर मान लो इसी चीज को अगर हम ऐसा देखें कि ये जो हमारा इंसुलेटर था, ठीक है, ये इंसुलेटर में अगर ऑर्बिट कुछ ऐसा हो जाए, इसी चीज को हम फिर से देखते हैं, न्यूक्लियस तो फिक्स है यहीं पे रहेगा, बट अगर ऑर्बिट ऐसे खींच जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, न्यूक्लियस यहीं पे रहा और ऑर्बिट ऐसे इस तरफ खिंच गया, अगर ऑर्बिट इधर खिंच जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक इस रीजन में रहेगा और कम समय तक इस रीजन में रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक रीजन में ज्यादा समय गुजारता है और इस तरफ के रीजन में कम समय गुजारता है। तो ये रीजन ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये रीजन कैसा बिहेव करेगा, ये रीजन, ये जो रीजन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ देर के लिए इधर ज्यादा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, मतलब ऑर्बिट ऐसे अगर खिंच जाता है तो इस ऑर्बिट का खिंच जाने को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये रीजन निगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है, ये बिहेव करता होता नहीं एक्चुअली, ठीक है। और ये रीजन में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया है एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह से ये फिनोमिना अगले एटम में भी, एक सारे एटम एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब पोलराइजेशन में क्या होगा कि अगर मान लो कि जैसे कि ये दो चार्ज था, ठीक है, ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था एयर में, ये कितना फोर्स लग रहा था, मान लेते हैं हम F0 फोर्स लग रहा था, इस पे भी फोर्स लग रहा था F0, इन दोनों चार्ज पे फोर्स F0 लग रहा था, ठीक है। अब जब हम, ये एयर में फोर्स था, जब हम ये इंसुलेटर को उठा करके यहाँ बीच में रख देंगे, तो जब बीच में रख देंगे तब देखो क्या होगा, जैसे ही बीच में रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस तो ऐसे ही रहेगा, न्यूक्लियस तो फिक्स है, बट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स क्या होगा, ऐसे खींच जाएगा, एक तरफ खींच जाएगा, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये रीजन निगेटिव हो गया, मतलब ये रीजन हमारा निगेटिव बिहेव करेगा और ये रीजन पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा। अब इससे होगा क्या कि इस चार्ज के ऊपर, एक चार्ज हम देखते हैं इसके ऊपर ये रीजन जो निगेटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है और ये रीजन पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, ओवरऑल इस इंसुलेटर पे टोटल चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इधर एक फोर्स लगेगा, मान लो F डैश, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज आया ये इस पे फोर्स लगाएगा कितना, F डबल डैश, बट F डैश क्या होगा, बड़ा होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नजदीक है, और F डबल डैश क्या होगा, छोटा होगा, जिसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स मान लो F1 लगता है, जिसका वैल्यू होगा F डैश माइनस F डबल डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F डैश और F डबल डैश लग रहा है, इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स F1 इधर लगने लगेगा, इन दोनों का इफेक्ट। देखो F0 तो वही लग रहा था, बट टोटल फोर्स अब जो चार्ज पे लगेगा वो लगेगा F0 इधर लग रहा है, और ये F1 किधर लगेगा, F1 जो है किसका किसका रिजल्टेंट है, F डैश और F डबल डैश का। तो इस चार्ज के ऊपर Q1 के ऊपर दो फोर्स लगने लगा, Q1 के ऊपर दो फोर्स लगने लगा, एक F0 और एक F1। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया, इस चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया ये हो गया F0 माइनस F1, और इस दोनों का जो वैल्यू होता है यही जोड़ करके हो जाता है F0 बाई K। तो जैसा हम बोले ना कि मीडियम डाल देते हैं तो फोर्स, अगर फोर्स इन एयर का बात करें तो फोर्स इन एयर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बट अगर मीडियम डाल देंगे तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम जो हो जाएगा 1/4 पाई K ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो होता है वो होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू F इन एयर डिवाइडेड बाई K, Q1 Q2, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, Q1 Q2 ये F0 है, ये इस F फोर्स इन एयर को हम बोल रहे हैं F0, ठीक है। तो ये जो फोर्स इन मीडियम हो गया वो कितना हो गया, F0 बाई K। तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि फोर्स होगा जब मीडियम में डालेंगे तो फोर्स क्या घट जाएगा, बट एक्चुअली F0 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F0 तो वही रहेगा, बट इंड्यूस चार्ज के कारण एडिशनल फोर्स एक F1 लगने लगेगा और नेट रिजल्ट हो जाएगा F0 माइनस F1 विच इज इक्वल टू F0 बाई K। ये F0 बाई K मतलब कूलम्स लॉ जो बोलता है नेट रिजल्टेंट फोर्स का बात करता है, और हम जो प्रॉपर्टी बताए कि इस पर्टिकुलर फोर्स F0 पे बीच में मीडियम हवा हो, तेल हो, पानी हो, शीशा हो, लकड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है उसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है, बट मीडियम डाल देने से मीडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेशन इस तरह से करने लगता है कि लगता है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ये बात समझ में आया क्या, नहीं? हाँ सर आ गया। समझ में हाँ सर। ये पोलराइजेशन हुआ, समझ में आ गया थोड़ा बहुत? हाँ सर। ठीक है। अब पोलराइजेशन जब होता है तो इसमें अब देखो कि पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे हमने इस चार्ज के बीच में ये मान लो Q1 था और ये Q2 था, जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर को डालेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन, ये Q1 मान लो बड़ा है, ठीक है, Q1 मान लो Q2 से बड़ा, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला बड़ा चार्ज खींच रहा है,
अगर हम इस चार्ज को Q1 को और बड़ा कर दें और Q2 को कम कर दें, तो Q1 को अगर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये ऑर्बिट और खींचेगा, है ना, और बड़ा हो जाएगा। अगर Q1 का वैल्यू हम और बढ़ा दिए एज कम्पेयर टू Q2, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और खींचेगा और ज्यादा फोर्स लगेगा। ये Q1 का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, और जैसे ही ऑर्बिट छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये इंसुलेटर जो चार्ज का, जिसमें चार्ज बाउंडेड था, फ्री नहीं था, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। तो ये इंसुलेटर जो है क्या बन जाएगा, कंडक्टर। इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सर तो इससे मतलब अपन कोई इंसुलेटर को कंडक्टर बना मतलब सकते होता है, हाँ, इंसुलेटर जो है, जैसे लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग समझते हो, बिजली जो कड़कता है, तो बिजली कड़कता है, उसका कड़कने का क्या प्रोसेस होता है कि ये हमारा अर्थ है, बीच में एयर है, एयर क्या है, इंसुलेटर, ऊपर में चार्ज एक्युमुलेट होता रहता है, ठीक है। ये चार्ज जो है कॉस्मिक चार्ज पार्टिकल है। कॉस्मिक चार्ज पार्टिकल के एक्युमुलेट होने के कारण यहाँ पर जो एयर है उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता रहता है, खींचता जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को ये नीचे भगाता है, ठीक है। एक समय जब ये चार्ज का संख्या इतना ज्यादा हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ेगा तो ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जब ये एयर का मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस तरह से कई सारे यहाँ पे एटम है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एयर का था पहले बाउंडेड था, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ ये जो चार्ज है, इसके फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एयर क्या बन गया, कंडक्टर। तो ऊपर का चार्ज मूव करके अर्थ पे आता है, और ये जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, जो कि लाइट और साउंड के फॉर्म में निकलता है। सर तो अपन इसी को हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर समझ में आया? तो उसी इंसुलेटर तरह को से जैसे कंडक्टर कई बना बार, सकते हैं। सॉरी, कोई से भी इंसुलेटर को अपन कंडक्टर बना सकते हैं। इंसुलेटर अपन नहीं बनाते, वो बन जाता है कि इंसुलेटर जो है, अच्छा, इंसुलेटर एक मतलब अपन लिमिट खुद तक नहीं बना ही, सकते। देखो इंसुलेटर जो है एक, देखो आवाज थोड़ा तेज करो रे, बहुत धीरे आवाज आ रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा हमको। हाँ सर, एक से आवाज थोड़ा बढ़ा लो, सर, आवाज ही अच्छे से। है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इंसुलेटर में होता है, फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट भी तो हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री है, घूम रहा है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगेगा, तो जैसे तुम कभी देखे होगे कि बरसात में स्विच जो होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस होता है, उसको तुम जब टच करते हो तो क्या होता है, करंट कई बार लग जाता है। अगर अच्छा इंसुलेटर नहीं है तो क्या होता है, करंट लग जाता है। वो क्या होता है, वो इंसुलेटर, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब ये होता है कि इंसुलेटर अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ करके कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है, समझ में आ। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक पर्टिकुलर सर ये परमानेंट नहीं होती ना? नहीं, परमानेंट नहीं होता। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही ये फोर्स कम होगा, मान लो चार्ज को कम कर दिए Q1 को, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, क्योंकि ऑर्बिट खाली है, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, फ्री है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत ज्यादा फोर्स जब लगता है तब ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, समझ में। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। जैसे लाइटनिंग हुआ, जब बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींच गया, बट जब ये चार्ज जैसे ही खत्म हुआ तो फिर से ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो फिर फ्री खत्म हो जाता है, तुरंत से एटम उसको खींच लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में खींच लेता है, तो ये फिर से डाइलेक्ट्रिक बन जाता है, समझा। तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये मटेरियल का ब्रेकडाउन है, मतलब ये जब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है ना। और जैसे ही हम फील्ड कम कर देंगे वैसे ही फिर से ये इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब इंसुलेटर अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ करके कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल, समझ गए जो इफेक्ट था। अब जो है अगला कहानी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फोर्स बता दिए, ठीक है, कि फोर्स क्या क्या रहेगा, किन किन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। अब अगला हेडिंग है हमारा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी तरह का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में देखो अंतर क्या होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे मान लो कि ये चार्ज है एक Q1, ठीक है,
और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बीच में क्या है, एयर, ठीक है, ये एयर है, और इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, r। अब क्या होगा कि इस दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगता होगा, यहाँ पे अगर बोले ये चार्ज मान लो A पे रखा हुआ है और ये चार्ज B पॉइंट पे रखा हुआ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F, फोर्स ऑन B इधर लगेगा और फोर्स ऑन A इधर लगेगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन रिपल्सिव होगा, सेम चार्ज है, सेम नेचर, ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, ठीक है। फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, डायरेक्शन भले ही अपोजिट है, सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया न्यूटन में, इतना फोर्स लग रहा होगा दोनों पे। अब फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि जब भी हमें फील्ड निकालना होगा, तो फील्ड मतलब होता है कि जैसे ये चार्ज Q1 यहाँ पे था, ठीक है, पॉइंट ए पे चार्ज Q1 था, और अगर हमें बी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज फील्ड एट बी, तो फील्ड जो होता है इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा था। फील्ड का मतलब होगा कि जैसे बी पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ का Q2 कूलम हटा करके 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, 1 कूलम चार्ज रख देंगे, और इस 1 कूलम चार्ज पे ये वाला Q1 चार्ज जो फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे फील्ड एट बी। समझ में आया, ठीक है। तो फील्ड एट बी हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, सर एक और बार बता दो। फील्ड एट बी का मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज रख देते हैं। जैसे मान लो बी पॉइंट पे, तो जैसे ये दोनों चार्ज के बीच जैसे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब बी पॉइंट पे अगर हम तुमको बोले कि बी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, ठीक है, तो बी पॉइंट का जो फील्ड होता है, तो जिस पॉइंट पे भी तुमको फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे क्या करना, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख देना, ठीक है। और इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो 1 कूलम पे फोर्स लगेगा उसको निकाल लेना, तो वही होता है फील्ड एट बी। जैसे यहाँ पे अगर हम बी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज मतलब Q2 को हटा करके यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देना, तो बी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख देंगे, तो उसी को बोलेंगे फील्ड एट बी, ठीक है। तो फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, इट इज K Q1 बाई R स्क्वायर, क्योंकि Q2 हमारा क्या हो गया, 1 न्यूटन, एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज दिस, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, मतलब पर कूलम। समझ में आया क्या ये फील्ड क्या हुआ, जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा, उस पॉइंट पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख देना है, और उस 1 कूलम पे जितना भी फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फील्ड एट पॉइंट दैट बी। समझ में आया, इसी तरह से, और फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो बी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उस पे फोर्स जो लग रहा होगा, ठीक है। फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा, जैसे बोले अगर तुमसे बोलते कि फील्ड एट ए बताओ, तो फील्ड एट ए, मान लो तुमसे बोला गया कि व्हाट इज फील्ड एट ए, ठीक है, तो फील्ड एट ए के लिए क्या करोगे, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए पॉइंट पे चार्ज है, ये Q1, इसको हटा करके यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे, जिस भी पॉइंट पे प्लस 1 कूलम चार्ज, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब अगर ए पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो ये 1 कूलम पे जो फोर्स लगता होगा, इसी को हम बोलेंगे फील्ड एट पॉइंट ए। तो फील्ड एट ए क्या हो जाएगा, K Q1 तो 1 हो गया, और दूसरा Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फील्ड एट बी, न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा जो फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। जब भी हमें फील्ड निकालना होता है जिस भी पॉइंट पे, तो वहां पे 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज रख देते पॉइंट चार्ज, और उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते। तो वो जो फोर्स होता है उसी को हम फील्ड बोलते हैं, और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो फोर्स और फील्ड में बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स फील्ड। फोर्स और फील्ड निकालना होगा,
तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स फील्ड। ठीक है, फील्ड का मतलब हुआ जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे, ग्रेविटेशनल फील्ड में पे ग्रेविटेशन अब कौन खड़खड़ कर रहा है, ग्रेविटेशन में जो हम लोग फील्ड निकालते थे उसमें क्या करते थे कि जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना था उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखते थे। ठीक है, और सॉरी 1 किलो का ब्लॉक रखते थे, पॉइंट मास रखते थे और फोर्स निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जब भी फोर्स निकालना होगा तो 2 चार्ज या 3 चार्ज चाहिए, बट अगर फील्ड निकालना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे फील्ड निकालना उस पॉइंट पे सारे चार्ज को उस पॉइंट से हटा करके जितना भी चार्ज है और 1 कूलम चार्ज रख देना और उस पे फोर्स निकाल लेना। समझ में आया क्या फील्ड क्या हुआ? फील्ड मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा वहां पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे और बाकी सारे चार्ज के कारण फील्ड निकाल लेंगे। जैसे अब मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन, पहले फोर्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, और फोर्स और फील्ड का तुमको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब बनेगा नहीं एक्चुअली, अच्छा फिगर इस पे बनता नहीं है, कोशिश करते हैं कि बनाए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू प्लस, इसके तीनों वर्टेक्स पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी चार्ज रखे प्लस और यहाँ पर भी चार्ज रखे प्लस। ठीक है, तीनों वर्टेक्स पे हमने चार्ज रख दिया। अब तुमसे अगर ये पूछे कि इस पे एक कोई चार्ज ये वाला ले लेते हैं, व्हाट इज द टोटल चार्ज, ये वाला पॉइंट मान लो ए है, बी है और ये सी है, ये तीनों पॉइंट का नाम दे दिए। व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन दिस चार्ज बी, इस चार्ज बी पे टोटल जो फोर्स लगता होगा वो कितना लगता होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, समझ गए क्वेश्चन? हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चार्ज ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाता होगा, ये पहला चार्ज ए वाला चार्ज है ना, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा और ये फोर्स होगा एफ, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ए। अब इस पे जो हम पहले चार्ज के कारण फोर्स लगाए, ये फोर्स तो हमारा फिक्स है क्योंकि उसको इस सी चार्ज से कोई लेना देना नहीं। अब इसी तरह से ये जो चार्ज है सी पे जो रखा हुआ है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इस लाइन के लॉन्ग फोर्स का, और ये फोर्स भी हमारा होगा कितना, एफ के बराबर, और ये एफ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के, ये Q1 ये Q2, तो Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q बाई डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर। तो देखो इस चार्ज पे दो, एक चार्ज ये फोर्स लगाया और एक ये चार्ज फोर्स लगाया, दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा, दोनों अपना अपना फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? अब देखो ये एंगल जो दो चार्ज के बीच है ये कितना डिग्री है, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हम लिखेंगे, तुम्हें पता है वेक्टर एडिशन, फोर्स को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, एफ जोड़ दिए, कितना लिखेंगे, इट इज रूट ओवर कितना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस डिग्री है ना। अब देखो 1 मिनट बचा है, ये जो दो चार्ज था इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है एक्चुअली, इस एक चार्ज पे दो अलग अलग चार्ज, जो ये दोनों चार्ज थे, ये फोर्स लगाएगा इधर और ये फोर्स लगाएगा इधर, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा रूट ओवर F1 स्क्वायर, ये जो हम यहाँ पे लिखे थे, ये जो नेट फोर्स लिखे थे, एक फोर्स इधर रहेगा एक फोर्स इधर रहेगा, और इन दोनों फोर्स के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है ना। और cos 60 कितना होता है, ये 60 डिग्री है, cos 60 होता है हमारा 1/2 है ना। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक तो ये निकाल लेंगे, F1 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F2 इज ऑल्सो इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये फिर गलत होने लग गया। ठीक है, F1 हमारा हो गया KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F2 हमारा हो गया, F2 हमारा हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट जो हो जाएगा दैट इज पावर। ठीक है, F1 मतलब F है, इसको भी मैग्नीट्यूड को F मान लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड को भी F मान लेते हैं। ठीक है, तो F1 F है, F2 भी F है, तो ये हो जाएगा प्लस F2 मतलब F प्लस
ठीक है, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ये भी स्क्वायर में रहेगा और 2F1 F2 मतलब और cos 2, तो cos ये कितना हो जाएगा, अब कौन फूक रहा है, अब इसको लिख सकते हैं रूट ओवर एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एफ, तो ये हो जाएगा रूट 3f ओवर इंटू एफ, और एफ का मतलब दिस इज इक्वल टू मतलब हो गया के क्यू, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो जाएगा रूट ओवर 3 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कुछ इधर, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर हो, फैक्टर हम सभी कंपोनेंट लेके भी जोड़ सकते हैं, रिजल्टेंट हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट हो जाएगा आंसर इट इज इक्वल टू रूट ओवर 3 ए स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? ठीक, एक्चुअली चल नहीं रहा ठीक हाँ से, सर। हाँ सर इसमें ज्यादा लोड हो गया लगता है शाम को, तो अब कल थोड़ा कल भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर नहीं समझ में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में, आज हम उसका लेक्चर भी ये डाउनलोड कर ये अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, और एससी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हम अपने साइट पे डाल देंगे edumantras.in पे, ठीक है।